हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज, कुशलगढ़। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस या उपकल्पनाओं की। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, कोई भी सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है और कोई भी अध्ययन तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें वैज्ञानिक पद्धति को काम में न लाया जाए। इस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने अध्ययन विषय के संबंध में कुछ न कुछ प्रारंभिक ज्ञान या सामान्य अनुभव न प्राप्त कर लें। इस आरंभिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर हम अपने अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के संबंध में एक सामान्य अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं। वह सामान्य अनुमान शोधकर्ता के लिए एक मार्ग निर्देशक बन जाता है और शोधकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित और आवश्यक तथ्यों पर ही केंद्रित करके अनुसंधान की दिशा को निर्धारित करता है और उसे अनिश्चितता के अंधकार में भटकने से बचा देता है। किसी भी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहलाता है। वैज्ञानिक विधि के नियमानुसार आवश्यक है कि कोई भी परिकल्पना परीक्षणीय हो। सामान्य व्यवहार में परिकल्पना का मतलब किसी अस्थायी विचार से होता है जिसके गुण अवगुण अभी सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं और आमतौर पर वैज्ञानिक परिकल्पनाएं गणितीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। जो परिकल्पनाएं अच्छी तरह परखने के बाद सुस्थापित हो जाती हैं उनको सिद्धांत कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान करने के लिए होता है। अब हम बात करें परिकल्पना के अर्थ की, तो परिकल्पना शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर होता है। पहला है परि और दूसरा है कल्पना। परि का अर्थ होता है चारों ओर और कल्पना का अर्थ होता है एक सामान्य अनुमान। सर्वेक्षणकर्ता अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित कुछ सामान्य अनुमान लगा लेता है और इस तरह ये अनुमान या अंदाज़ा लगा लेना सर्वेक्षणकर्ता के लिए आने वाले अध्ययन के लिए दिशा निर्धारित करता है। हाइपोथेसिस या परिकल्पना को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे कि वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार एक परिकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत है जिसे संभवतः बिना किसी विश्वास के मान लिया जाता है, जिससे कि उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सके और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सच्चाई की जांच की जा सके। दूसरी परिभाषा पीवी यंग के अनुसार है, जो कहती हैं एक कार्यवाहक विचार जो कि उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक परिकल्पना कहलाता है। तीसरी परिभाषा गुडे एवं हार्ट के शब्दों में एक परिकल्पना एक विचार है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। लुंडबर्ग के अनुसार एक परिकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है। टाउनसेंड के अनुसार परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि परिकल्पना सामाजिक विज्ञान के शोध प्रविधि में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है तथा संकलन व संगठन के लिए सीमा निर्धारित करती है और सिद्धांतों का निर्माण, संशोधन या खंडन द्वारा विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। परिकल्पना के बिना अनुसंधान दिशाहीन, विचारहीन विचरण के समान है। इसीलिए कलिंचर कहते हैं, इसमें शायद ही संदेह हो कि उपकल्पनाएं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य यंत्र हैं। अब यदि बात करें परिकल्पना के स्रोत की, तो परिकल्पनाओं का निर्माण के लिए बहुत से स्रोत जो हैं वह कारगर होते हैं। जैसे सामान्य संस्कृति, किसी विशेष संस्कृति के मूल्य, विश्वास,
लोक कथाएँ, दर्शन, धर्म आदि परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जाति, परिवार आदि ग्रामीण संरचना संबंधी परिकल्पनाओं के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं वह भी परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। जिन सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी होती है उनका संबंध हम जाने अनजाने सामाजिक घटना से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार किसी सिद्धांत की विवेचना कर परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो वह होती है समरूपता। समरूपता यानी समानता। समरूपता किन्हीं भी दो विषयों, घटनाओं या व्यवहारों में पाए जाने वाली समानताओं को कहते हैं। अनेक प्रकार की समानताएं भी परिकल्पना को जन्म देती हैं। जैसे लुई पाश्चर का चेचक के टीके लगाने के सिद्धांत में गायों को चेचक से संक्रमित होने तथा उसी के समान मनुष्य के शरीर में चेचक के विषाणु छोड़ने को उपकल्पना माना गया था और उसी के आधार पर उन्होंने अपने अनुसंधान या रिसर्च को आगे बढ़ाया। चौथा, व्यक्तिगत अनुभव भी किसी भी प्राकल्पना का स्रोत होते हैं। जीवन की अनेक प्रकार की घटनाओं और अनुभवों के आधार पर भी अनेक उपकल्पनाओं को विकसित किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर लॉम्ब्रिसोन ने पाया कि अपराधी जन्मजात होते हैं तथा अपनी शारीरिक विशेषताओं में वे सामान्य व्यक्तियों से भिन्न रहते हैं। इसी प्राकल्पना को आधार बनाते हुए उन्होंने अपराध से संबंधित अपना जो शोध है उसे पूर्ण किया। उपकल्पना निर्माण में किसी क्षेत्र विशेष में हुए अनुसंधान भी स्रोत का काम करते हैं। उस क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य हो चुके हैं उन्हें देखकर तथा जो व्यक्ति कार्य कर चुके हैं उनसे इस बारे में चर्चा करके उनको पुनः परीक्षण के द्वारा उसकी सत्यता की जांच करके अनुसंधानकर्ता अपनी भी सूझ से सृजनात्मक चिंतन कर अपनी भी उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपकल्पनाओं के गुण की, यानी किसी भी अच्छी उपकल्पना में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। किसी भी परिकल्पना में जो पहला गुण होना चाहिए वह है स्पष्टता। परिकल्पना की धारणाएं स्पष्ट, सुनिश्चित तथा सामान्य होनी चाहिए ताकि वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन हो सके। ऐसी स्पष्ट उपकल्पना ही अध्ययनकर्ता का सही लक्ष्य, सीमा व दिशा सुनिश्चित करती है। परिकल्पना का दूसरा गुण प्रयोग सिद्धता होता है, यानी परिकल्पना जो भी बने वह ऐसी हो जो कि आदर्श पर आधारित नहीं होकर अनुभवों पर आधारित हो और जिसका परीक्षण किया जा सके। यानी परिकल्पना का संबंध आनुभविक प्रयोग सिद्धता से होना चाहिए। जो परिकल्पना बनेगी वह भी अनुभव के आधार पर बनेगी। कभी ऐसी परिकल्पना को न बनाया जाए जो कि आदर्श पर आधारित हो। शोधार्थी की परिकल्पना बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर परिकल्पना बनी हो और उसमें वास्तविकता का तत्व हो, आदर्श नहीं। कोई भी परिकल्पना सामान्य न होकर विषय के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। यदि कोई शोधार्थी अध्ययन विषय के सभी तथ्यों को लेकर परिकल्पना का निर्माण करता है तो एक ही समय में सभी पक्षों का यथार्थ अध्ययन नहीं हो पाएगा और इस तरह से वह परिकल्पना जो है वह उचित कार्य नहीं कर पाएगी। जैसे कि हम परिवार में परिवर्तन की बात करें कि संयुक्त परिवारों में विघटन हो रहा है, तो उन परिवार में विघटन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षा, व्यक्तिवादिता या स्वतंत्रता की चाह। तो हमें कुछ बिंदुओं को लेकर उपकल्पना का निर्माण करना पड़ेगा, जैसे शिक्षा के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं और हम उसका अध्ययन ही आगे बढ़ाएंगे। किसी भी परिकल्पना का संबंध पुराने सिद्धांतों से होना चाहिए कि उस विषय से संबंधित जो पुराने अध्ययन हो चुके हैं उनसे किसी न किसी तरह से
हमारी परिकल्पना जो है वह संबंधित होनी चाहिए। किसी भी उत्तम परिकल्पना का गुण होता है कि वह सरल हो। परिकल्पना सरल हो तो कोई भी परिकल्पना जो समस्या का सरलतम एवं स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करती है, उसके परीक्षण में कठिनाई नहीं आती। अतः परिकल्पना की शब्दावली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें भ्रमपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ताकि अध्ययन करने वाले के लिए वह परिकल्पना का परीक्षण करना सरल हो सके। अब हम बात करते हैं परिकल्पना के महत्व की। किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देने में परिकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे स्पष्ट करते हुए जहोदा एवं कुक ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि परिकल्पनाओं का निर्माण तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है। कोई भी परिकल्पना अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करती है। परिकल्पना से किसी भी अध्ययन का उद्देश्य निर्धारित हो जाता है और अनुसंधानकर्ता व्यर्थ की चीज़ों को इकट्ठा करने से बच जाता है। परिकल्पना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए पीवी यंग कहती हैं कि परिकल्पना से अनुसंधानकर्ता ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने से बच जाता है जो बाद में अध्ययन विषय के लिए व्यर्थ सिद्ध होते हैं। प्रत्येक सर्वेक्षण की वास्तविकता को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता को पर्याप्त समय व धन की आवश्यकता होती है और प्राकल्पना सही दिशा देकर अनुसंधानकर्ता के धन और समय की बचत करती है। प्राकल्पना के माध्यम से अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर सकता है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि उसे कब कौन सी सूचनाएं कहां से प्राप्त होंगी और किन सूचनाओं को ही उसे अपनी प्राकल्पना के आधार पर एकत्रित करना है। कोई भी प्राकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सही दिशा प्रदान करती है। परिकल्पना के अध्ययन को उसके कार्य की उपयुक्त दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस संबंध में श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि परिकल्पना व प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज में रक्षा करता है। प्राकल्पना ही किसी अनुसंधानकर्ता को सही दिशा प्रदान करता है और उसे व्यर्थ ही इधर उधर भटकने से बचाता है। प्राकल्पना के द्वारा व्यक्ति को यह पता रहता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है और अपने प्राकल्पना से संबंधित तथ्यों को या जानकारियों को ही एकत्रित करना है। प्राकल्पना के माध्यम से अनुसंधानकर्ता उपयोगी तथ्यों को एकत्रित करता है। किसी भी समस्या का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता के सामने अनेक प्रकार के तथ्य आते हैं। प्राकल्पना की सहायता से यह निश्चित करना आसान हो जाता है कि किन तथ्यों को एकत्रित किया जाए और किन्हें सरलता से छोड़ा जा सकता है। निष्कर्षों तथा समाधान में सुविधा भी प्राकल्पना के द्वारा प्राप्त होती है। तथ्यों के आधार पर ही प्राकल्पना का परीक्षण एवं पूर्व परीक्षण होता है। इसी के निष्कर्ष के रूप में हम अपने पूर्व कथन को सत्य प्रमाणित करते हैं या फिर गलत पाते हैं। उदाहरण के लिए यह परिकल्पना कि हिंदू विवाहों में वर पक्ष में केवल आर्थिक आकर्षण के लिए ही दहेज प्रथा प्रचलित हुई असत्य भी सिद्ध होती है, तो भी इसमें कुछ वास्तविकता तो मालूम होती ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिकल्पना सामाजिक विज्ञान या शोध प्रविधि में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और यह अनुसंधान को दिशा देती है और अनुसंधान की दिशा निर्धारित। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।